तो बच्चों मैंने आप लोगों को बताया कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कि गाउट के अंदर मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स की डेपोजिशन किस तरह से होती है। प्यूरिन्स का एंड प्रोडक्ट होता है यूरेट या फिर यूरिक एसिड। किस तरह से कि प्यूरिन से हाइपोजैंथीन, उसके ऊपर लगेगा जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम, उससे बनेगा जैंथीन, जैंथीन के ऊपर लगेगा जैंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम, उससे बनेगा यूरिक एसिड या यूरेट, जिसको एलिमिनेट करना होता है किडनीज का काम। ठीक है, अब किसी भी वजह से अगर यूरिक एसिड की इंक्रीज प्रोडक्शन की वजह से या डिक्रीज एक्सक्रीशन की वजह से, जो कि 90% केसेस में यही कॉज होता है, अगर ऐसा हो जाए कि यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा बन रहा है या किडनी से बाहर एलिमिनेट नहीं हो रहा, सो उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी आपके बॉडी फ्लूइड्स के अंदर, और आपके बॉडी फ्लूइड्स सुपर सैचुरेट हो जाएंगे यूरेट के साथ और मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स बन जाएंगे। ठीक है, और ये डिपॉजिट कहाँ पे होते हैं? प्रेफरेंशियली कूलर पेरिफेरल टिश्यूज के अंदर, फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट या फीट या एंकल्स के अंदर। लेकिन आप लोगों ने ज़्यादा यही याद रखना है क्योंकि आपके सिनेरियो के अंदर यही पूछा जाएगा। अब क्रिस्टल जो है ना, अगर वो टिश्यूज़ वगैरह के अंदर हैं तो वो लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट कर सकते हैं विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी सिम्टम, लेकिन अगर किसी ट्रॉमा, इलनेस, सर्जरी की वजह से वो शेड हो जाते हैं जॉइंट के अंदर, तो वहाँ पे वो इन्फ्लेमेटरी सेल्स को बढ़ा देंगे, न्यूट्रोफिल को बढ़ा देंगे, वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर रिलीज करेंगे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा दर्द होगा, सूजन होगी, वो जगह जॉइंट गर्म हो जाएगा, बहुत ज़्यादा रेड हो जाएगा और बहुत ज़्यादा टेंडर होगा, हाथ लगाने पर बहुत तकलीफ होगी। ठीक है, अब ये देखें, ये इसकी हाई यील्ड समरी लिखी हुई है। यही सारी बातें जो मैंने आप लोगों को बता दी, यही सारी बातें जो मैंने आप लोगों को रिपीट कर दिया कि प्यूरिन मेटाबॉलिज्म से यूरेट, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है, एक्सक्रीशन कम है तो हाइपर यूरिसीमिया, यूरेट बिकम सुपर सैचुरेटेड और MSU क्रिस्टल्स बन जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे टिश्यूज़ के अंदर। अगर उनकी शेडिंग हो जाएगी जॉइंट के अंदर, ये क्रिस्टल शेडिंग हो रही है जॉइंट के अंदर, तो इन्फ्लेमेशन बढ़ जाएगी और एक्यूट गाउट के सिम्टम आना स्टार्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करते हैं कि ये तो हमने गाउट के बारे में बात की, अब हम बात करते हैं स्यूडो गाउट की। उसमें कौन से क्रिस्टल्स होते हैं? कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के क्रिस्टल डिपॉजिट हो रहे होते हैं। तो वो किस तरह से हो रहा होता है, मुझे बताएं। आप लोगों को यहां तक गाउट की पैथोफिजियोलॉजी समझ आई है? यस मैम। किसी को कोई इशू तो नहीं है बच्चे? किसी को कोई इशू है तो आप लोग मुझे ग्रुप में फ्रीली टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा बच्चों एक मिनट। अच्छा बच्चों, अब हम लोगों ने क्या बात करनी है? हम लोगों ने बात करनी है कैल्शियम पायरोफॉस्फेट क्रिस्टल की डेपोजिशन की। ठीक है, कि स्यूडो गाउट के अंदर जो कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के क्रिस्टल्स हैं वो किस तरह डिपॉजिट हो रहे होते हैं। अब आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जो कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के क्रिस्टल्स होते हैं वो स्पेशली कार्टिलेज के अंदर डिपॉजिट हो रहे होते हैं। कौन सी कार्टिलेज के अंदर? फाइब्रो कार्टिलेज के अंदर और हाइलाइन कार्टिलेज के अंदर। और जॉइंट कौन सा होता है? नी जॉइंट होता है। ठीक है, कार्टिलेज के अंदर डिपॉजिट होते हैं और नी जॉइंट सबसे ज़्यादा इसके अंदर इफेक्ट होता है। गाउट के अंदर कौन सा जॉइंट था? फर्स्ट मेटाटार्सोफेरेंजियल जॉइंट या फिर बिग टो था। ठीक है, अब नॉर्मली हमारे पास क्या होता है बच्चों के कार्टिलेज सेल्स या जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं ना, वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं नॉर्मली। ठीक है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, इसको हमने PPI लिख दिया है। अब नॉर्मली ये जो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट्स होते हैं ना वो अंडर कंट्रोल होते हैं। ठीक है, यानी कि इनका जो अमाउंट वगैरह है वो अंडर कंट्रोल रहता है। लेकिन अगर किसी भी वजह से जो कार्टिलेज या कॉन्ड्रोसाइट्स हैं वो ज़्यादा PPI रिलीज करना स्टार्ट कर दें, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो जाए, तो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट क्या करेंगे? वो कैल्शियम के साथ कंबाइन करना स्टार्ट कर देंगे। आपको पता है ना कि बोन्स के अंदर कैल्शियम होता है। ठीक है, सो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट कैल्शियम के साथ कंबाइन करके कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के क्रिस्टल बनाना स्टार्ट कर देंगे। और जब कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के क्रिस्टल बनेंगे तो वो कहाँ पे डिपॉजिट होंगे? वो कार्टिलेज के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएंगे, फाइब्रो कार्टिलेज और हाइलाइन कार्टिलेज के अंदर, जिसको बोलेंगे कॉन्ड्रोकैल्सिनोसिस। ठीक है, यानी कि डिपोजिशन ऑफ द कैल्शियम इन कॉन्ड्रो, मतलब कार्टिलेज। कॉन्ड्रो का वर्ड जहाँ पे भी आता है उसका मतलब कार्टिलेज होता है। तो मैंने आप लोगों को क्या बात बताई है कि नॉर्मली जो कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रोड्यूस करते हैं और इसकी अमाउंट को कंट्रोल में रखा जाता है। लेकिन अगर किसी भी वजह से, जो कि नॉर्मली आमतौर पर इसकी वजह इडियोपैथिक होती है, ये एज रिलेटेड फैक्टर होता है, तो अगर बहुत ज़्यादा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट प्रोड्यूस होंगे तो वो कंबाइन करेंगे कैल्शियम के साथ, और जब वो कैल्शियम के साथ कंबाइन करेंगे तो वो कैल्शियम पायरोफॉस्फेट के क्रिस्टल बना देंगे, जो कि डिपॉजिट होंगे आपके फाइब्रो या फिर हाइलाइन कार्टिलेज के अंदर। कौन से जॉइंट को अफेक्ट करते हैं? नी जॉइंट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इसकी कॉजेज़ क्या होती हैं बच्चों? एज रिलेटेड या फिर इडियोपैथिक। आप लोगों ने इसके अंदर लाजमी तौर पर बात याद रखनी है कि ये ओल्ड एज में प्रेजेंट करती है सिम्टम। ठीक है बच्चों, जब आप लोगों के पास कोई सिनेरियो वगैरह आता है तो आप लोगों ने ये लाजमी देखना है कि किस सेक्स की बात हो रही है, मेल है या फीमेल है, उसकी एज कितनी है। ठीक है, और आमतौर पर वो आपको साथ ये भी बताएगा कि वो कोई वर्कर है या उसके ऑक्यूपेशन वगैरह क्या है, तो उससे भी आप लोगों को थोड़ी बहुत मदद मिल जाएगी ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह के केसेस के अंदर।
डायग्नोज करने के लिए, ठीक है। और इसके अंदर अगर गाउट का सिनेरियो आएगा तो वो आपको बताएगा कि वो कोई मेल है, वो बताएगा कि उसको बिग टो में पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रही है, टेंडरनेस हो रही है, और साथ में वो आपको बताएगा कि वो बंदा अल्कोहलिक है या वो प्यूरिन रिच डाइट लेता है, वो मीट बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है। इस तरह के हिंट वो आपको लाजमी सिनेरियो के अंदर देता है। आप लोगों ने जो बज़वर्ड्स होते हैं ना उनको पकड़ना होता है सिर्फ, बाकी इतनी लंबी चौड़ी बात जो है ना वो ऐसे घुमाने के लिए दी हुई होती है। उसके अंदर जो बज़वर्ड होता है मेन आपने उसको पकड़ लेना होता है। अब इसके अंदर जो बज़वर्ड है वो क्या है कि ये एज रिलेटेड है या फिर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस एसोसिएटेड है, कि अगर किसी पर्सन को ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसके स्यूडो गाउट होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। और सर्टेन मेटाबॉलिक कंडीशंस होती हैं जैसे कि हाइपर पैराथायरॉइडिज्म या हाइपोथायरॉइडिज्म या हीमक्रोमेटोसिस वगैरह, उसके अंदर भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। अब हमने इसकी एक्सप्लेनेशन में ये जाना कि हाइपर पैराथायरॉइडिज्म बेसिकली इनके अंदर वो हाइपर पैराथायरॉइडिज्म के अंदर जो कैल्शियम का मेटाबॉलिज्म होता है वही डिस्टर्ब होता है जहाँ तक मुझे याद है। और हीमक्रोमेटोसिस के अंदर क्या होता है कि आयरन का जो मेटाबॉलिज्म होता है वो डिस्टर्ब होता है, बॉडी बहुत ज़्यादा आयरन बनाना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। इसके अलावा हाइपोमैग्नीसीमिया होता है, उसके अंदर भी देखने में मिलता है, ठीक है। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी हो गई। मैंने आप लोगों को क्या बात बताई है कि एज या फिर मेटाबॉलिक फैक्टर की वजह से जो कैल्शियम पायरोफॉस्फेट की फॉर्मेशन है वो कार्टिलेज के अंदर बढ़ जाती है और इसके क्रिस्टल डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं कार्टिलेज के अंदर, आमतौर पर नी जॉइंट के अंदर, और कॉन्ट्रोकैल्सिनोसिस हो जाता है जो कि आपको एक्सरे पे भी नजर आता है। और ये क्रिस्टल जो है ना वो जो कार्टिलेज के अंदर बने थे वो जॉइंट के अंदर भी उनकी शेडिंग हो सकती है ड्यू टू ट्रॉमा या इलनेस वगैरह, और वहाँ पे उसी तरह का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आएगा, ज़ाहिर है न्यूट्रोफिल्स आ जाएंगे, इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स वो रिलीज करेंगे और एक्यूट सूडोकाउट की कंडीशन हो जाएगी, और साथ में साइनोवाइटिस और बाकी सारे जो इन्फ्लेमेशन की सिम्टम्स होते हैं, स्वेलिंग होती है, वार्मथ होती है, रेडनेस होती है, पेन होती है, और समटाइम्स आपको फीवर भी इस कंडीशन के अंदर मिलेगा। तो अब मुझे बताएं कि आप लोगों को जो गाउट है और सूडो गाउट है उसकी पैथोफिजियोलॉजी की समझ आ गई है, उसके अंदर क्रिस्टल बन रहे हैं, कौन से क्रिस्टल बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, इज एवरीथिंग क्लियर टू यू ऑल? यस, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं बच्चों। वो आगे आपसे पूछते हैं कि आपने रिस्क फैक्टर्स और प्रेसिपिटेटिंग कॉजेज बताने हैं गाउट और सूडो गाउट के, यानी कि जो गाउट हो रहा है उसके रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं, यानी कि कौन से लोग हैं विच आर मोर प्रोन टू गाउट, जिनको गाउट होने का चांस ज़्यादा है। और प्रेसिपिटेटिंग कॉज का मतलब ये है कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो गाउट का अक्यूट अटैक प्रेसिपिटेट कर सकती हैं, कॉज कर सकती हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग गाउट को पढ़ेंगे, फिर हम लोग सूडो गाउट को पढ़ेंगे। गाउट मैंने बच्चों आप लोगों को बताया इसका रिस्क फैक्टर क्या है, मेल सेक्स। मेल सेक्स के अंदर ये ज़्यादा होता है, इंक्रीजिंग एज में यानी कि मिडिल एज से ओल्डर एज में जब बंदा जा रहा होता है तो उसके अंदर ज़्यादा चांस होता है। फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी एक फैक्टर है। इसके अलावा रीनल इम्पेयरमेंट बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर बच्चों का, किसी की किडनीज ख़राब है, किडनीज प्रॉपरली यूरिक एसिड को एक्सक्रीट नहीं करी, यूरेट को एक्सक्रीट नहीं करी, तो उससे क्या होगा कि सीरम के अंदर जो यूरिक एसिड है या यूरेट है उसका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, और अगर हाइपर यूरिसीमिया हो जाएगा तो ऑफकोर्स क्रिस्टल्स की डिपोजिशन ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा ओबेसिटी या मेटाबॉलिक सिंड्रोम, अगर किसी बंदे को डायबिटीज़ वगैरह है या ओबेसिटी है उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा चांस है। अल्कोहल, खासतौर पर बियर,